नमस्कार मित्रों, मैं आकिल अहमद खान, सहायक जिला अभियान अधिकारी मध्य प्रदेश एवं विशेष लोक अभियोजक स्पेशल टास्क फोर्स भोपाल, आपका लॉ स्टूडेंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 22 के बारे में। और सेक्शन 22 को जब हम पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, उसकी धारा 24, उसकी धारा 28 और उसकी धारा 29 को धारा 22 में ही समाहित कर दिया गया है। यह ध्यान रखने वाली बात है। सेक्शन 22 क्या कहता है कि उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। यह हेडलाइन है सेक्शन 22 की। लेकिन सेक्शन 24 की जब हम हेडलाइन पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। इसका तात्पर्य क्या है, इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस ध्यान रखने वाला है। यानी प्रपीड़न शब्द जो है, क्वेश्चन, वह एक नया शब्द सेक्शन 22 में जोड़ा गया है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 में नहीं था। तो सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो पहला पैरा है वह पूर्णतः बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा सेक्शन 24 था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में। बस अंतर क्या है, इसमें प्रपीड़न शब्द नया जोड़ दिया गया है। तो जब हम आज सेक्शन 24 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 24 क्या कहता था कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो किसी प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है और न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त है कि यह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए युक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसे करने के लिए वह अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में एक रूप से कोई फायदा उठाएगा या एक रूप की किसी बुराई का प्रवर्जन कर लेगा। तो सेक्शन 22 का पहला पैरा वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और सेक्शन 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 बिल्कुल सेम है, केवल उसमें प्रपीड़न शब्द का अंतर है। अब हम इसको समझेंगे इस सेक्शन को कि भाई सेक्शन 22 या सेक्शन 24 क्या कहता है। तो सीधी सीधी बात है, अगर कोई अभियुक्त व्यक्ति, मुल्जिम, अगर किसी मामले में कन्फेशन कर रहा है, स्वीकृति करता है, तो यदि वह कन्फेशन या तो उसको धमकी देकर प्राप्त किया गया हो या उसको कोई प्रॉमिस किया गया हो कि भाई देखिए तुम कन्फेशन कर लोगे तो तुम्हें यह फायदा हो जाएगा, या उसको कोई प्रॉमिस किया है, धमकी दी है, या प्रपीड़न किया गया। प्रपीड़न को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है और पुराने एविडेंस एक्ट में भी कहीं प्रपीड़न शब्द को डिफाइन नहीं किया गया था। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 में प्रपीड़न की परिभाषा दी गई थी जो ये कहती थी कि प्रपीड़न इस इंटेंशन से किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, एग्रीमेंट कराया जाए, उसे ऐसी कोई धमकी देना है जो भारतीय दंड संहिता में निषिद्ध है, या इस इंटेंशन से कि उससे कोई एग्रीमेंट कराएं, हम उसकी संपत्ति को कब्जे में ले लें या कब्जे में लेने की धमकी देते हैं, उसको कब्जे में लेने की धमकी देकर कोई एग्रीमेंट उससे कराते हैं, तो वो प्रपीड़न कहलाता है। ये सेक्शन 15 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम में दी गई डेफिनेशन। लेकिन एविडेंस एक्ट में प्रपीड़न शब्द की कहीं भी डेफिनेशन नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रपीड़न शब्द की डेफिनेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कहाँ है, तो कहीं नहीं। अब हम इसको समझते हैं तो इसमें 3 बातें प्रमुख रूप से निकल कर आती हैं। पहली बात, ऐसा कन्फेशन जो मोटिवेशन देकर, धमकी देकर या कोई प्रॉमिस करके या प्रपीड़न करके कराया जाए वह इररिलेवेंट है। और ऐसी धमकी, ऐसी प्रॉमिस, ऐसा प्रपीड़न, ऐसा मोटिवेशन किसके द्वारा दिया गया हो। दूसरा पॉइंट, किसी प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से।
तीसरा पॉइंट, मुलजिम ऐहिक रूप से कोई फायदा उठाएगा। ऐहिक रूप से क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो पहली बात क्या निकल कर आती है कि भाई कन्फेशन जो है, अगर न्यायालय को ये प्रतीत होता है, प्रतीत मतलब न्यायालय के सामने प्रकट होता है, वर्डिंग पर ध्यान देना, प्रतीत, न्यायालय को ये महसूस होता है कि ये जो कन्फेशन कर रहा है और वह कन्फेशन उस आरोप के बारे में है जिसके बारे में उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उस अपराध के बारे में जिसका उस पर चार्ज है, उसके बारे में कन्फेशन कर रहा है। और कन्फेशन काहे के फलस्वरूप है, उसको कोई मोटिवेशन दिया गया है कि भैया तुम अगर ऐसा कर लोगे तो तुमको हम ये फ़ायदा पहुंचा देंगे, वो फ़ायदा पहुंचा देंगे, या तुम छोटे अपराध में कन्फेशन कर लो, बड़े अपराध में तुमको हम फ़ायदा दे देंगे। धमकी दी गई है, जान से मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। धमकी शब्द जो हम भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 506 पढ़ते थे, क्रिमिनल इंटीमिडेशन, धमका रहे हैं उसको आप, प्रपीड़न कर रहे हैं उसको, धमकी दे रहे हैं, प्रपीड़न में भी धमकी शामिल है। या उसको कोई ऐसी धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंगे, या तो मार डालेंगे, या ऐसा कर देंगे, बड़े अपराध में फंसा देंगे, कुछ भी करके, या प्रॉमिस उससे किया है। अब ये किया किसने है? प्राधिकारवान व्यक्ति। प्राधिकारवान व्यक्ति कौन होता है भैया? इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। प्राधिकारवान व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो उस आरोप के बारे में, जिस आरोप के बारे में वो मुलजिम कन्फेशन कर रहा है, उस आरोप के बारे में कुछ हस्तक्षेप करने का राइट रखता है, उस आरोप के बारे में कोई प्रभाव डाल सकता है, कोई इफेक्ट डाल सकता है। कौन हो सकता है व्यक्ति? मजिस्ट्रेट साहब हो सकते हैं, अभियोजन अधिकारी हो सकता है, पुलिस अधिकारी हो सकता है जो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये सब व्यक्ति ऐसे हैं जो प्राधिकारवान व्यक्ति हैं। या किसी की नौकरी संबंधी कोई मैटर चल रहा है मान लीजिए, तो उस नौकरी संबंधी कोई आपराधिक मैटर किसी पे आया तो उसका बॉस प्राधिकारवान व्यक्ति हो सकता है। तो प्राधिकारवान व्यक्ति जो उसके ऊपर प्रभाव डाल सकता है उस आरोप में, उस अपराध में, वो व्यक्ति कौन कहलाएगा? प्राधिकारवान व्यक्ति। अब न्यायालय की राय, इसमें न्यायालय की ओपिनियन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 24 पुराना एविडेंस एक्ट और सेक्शन 22 का पहला पैरा, न्यायालय की राय, यानी न्यायालय को क्या प्रतीत हो रहा है कि किसी प्राधिकारवान व्यक्ति ने इसको धमकी दी है, वचन दिया है, या उत्प्रेरणा दी है, कुछ मोटिवेट किया है इसको, या इसका प्रपीड़न किया है, या कोई प्रॉमिस कर दिया है, यह न्यायालय को प्रतीत हुआ। अब न्यायालय की राय क्या बन रही है? न्यायालय की यह राय बन रही है और पर्याप्त राय बन रही है कि भैया ये अभियुक्त व्यक्ति कोई इससे फायदा उठाने वाला है, इस कन्फेशन को अगर ये कर लेगा तो इसको कहीं और कोई फायदा मिल जाएगा। और वो फायदा कैसा होना चाहिए? इसकी लास्ट लाइन क्या कहती है? अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में, कि उसके विरुद्ध जो कार्रवाइयां चल रही हैं उन कार्रवाइयों में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा। ऐहिक रूप यानी वर्डिंग क्या है इसके लिए? टेम्पोरल, ध्यान रखना है। ऐहिक मतलब इस संसारिक फायदा, इस संसार में उसको कोई फायदा मिलने वाला। अगर उसको ऐसा कुछ मोटिवेशन दिया गया है कि भाई भगवान के घर में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या तुम अच्छा काम करोगे तो पुण्य कमाओगे, इस तरीके की बातें नहीं मानी जाएंगी। जो परलौकिक बातें हैं, धार्मिक बातें हैं, ऐसी कोई बात करके अगर उससे कोई कन्फेशन लिया गया है तो वो नहीं, वो तो रिलेवेंट है, लेकिन टेम्पोरल फायदा होना चाहिए, आध्यात्मिक फायदा नहीं होना चाहिए, परलौकिक फायदा नहीं होना चाहिए, सांसारिक फायदा होना चाहिए। इस संसार में वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाइयां चल रही हैं, उसमें कोई वो लाभ उठा लेगा, या अपने रूप में कोई ऐसी टेम्पोरल रूप में कोई बुराई का प्रवर्जन कर लेगा। यानी मान लो उस पर कोई और बड़ी कार्रवाई चल रही है भैया, उसको दे दिया थाना प्रभारी ने, कभी या देखो तुम्हारा बड़े मामले तो फायदा पहुंचा देंगे, इसमें कर लो। तो यह चीज है। वर्डिंग क्या है? प्रतीत। प्रतीत सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रतीत यानी न्यायालय को प्रतीत हो रहा है, न्यायालय को एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है। जरूरी नहीं कि पूरी तरीके से उसमें सबूत लाए जाए, पूरी तरीके से उसको स्थापित किया जाए कि भैया ये कन्फेशन में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो कहने का मतलब क्या है? कन्फेशन कैसा होना चाहिए? स्वैच्छिक होना चाहिए, वॉलंटरली होना चाहिए, बिना किसी भय, दबाव, धमकी, प्रलोभन के परे होना चाहिए, स्वेच्छा से किया जाना चाहिए, मर्जी से किया जाना चाहिए,
खुशी खुशी किया जाना चाहिए। तो ऐसा कन्फेशन दंडिक कार्रवाइयों में रिलेवेंट होता है, सुसंगत होता है और उसके आधार पर अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। तो इसके मामले में कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं। जैसे एक मामला था महावीर विश्वास SCCAI 1963। इसमें क्या कहा कि भैया भले ही यह स्थापित हो जाना चाहिए, भली भांति स्थापित हो जाना चाहिए, पूर्ण रूप से ये चीज़ स्थापित हो जाना चाहिए कि जो वॉलंटरीली है, स्वैच्छिक है। अगर यह फैक्ट न्यायालय के सामने एस्टेब्लिश नहीं होता है कि ये वॉलंटरी है, तो न्यायालय उस कन्फेशन में कार्य नहीं करेगा। यानी क्या स्थापित होना चाहिए कि ये स्वेच्छा से की गई है, तो फिर उस कन्फेशन पे न्यायालय कार्रवाई कर सकता है, उस कन्फेशन को रिलेवेंट मान सकता है। अब दूसरा केस क्या था, प्यारेलाल भार्गव वर्सेस राजस्थान AIR 1963। इस मामले में क्या कहा कि भले ही उस मामले में ये प्रूव नहीं हुआ हो कि इसको मोटिवेशन दिया गया है, उत्पीड़ना अभियुक्त तक पहुंची थी, इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला कोर्ट को। भाई कोर्ट के सामने क्या बात आई कि इसको मोटिवेशन दिया गया है कोई, लेकिन ऐसा कुछ इस्टेब्लिश नहीं हुआ, स्थापित नहीं हुआ, प्रूफ नहीं हो पाया, इस बात का कोई सबूत नहीं है न्यायालय के सामने कि इसको कोई मोटिवेशन दिया गया है। उसके बावजूद भी न्यायालय ऐसे कन्फेशन पर कार्य करने के लिए बाउंड नहीं है। अगर न्यायालय को यह प्रतीत होता है, यहाँ प्रतीत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायालय की राय है, न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भैया नहीं, ये कन्फेशन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें, भले ही सबूत नहीं आए, भले ही सबूत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कोर्ट उस कन्फेशन को इररिलेवेंट मान सकता है। इसमें एक और मामला है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रजवासी L श्रीवास्तव वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का AIR 1979। इसमें न्यायालय ने कहा कि भाई एक उच्च अधिकारी के द्वारा इससे कन्फेशन कराया गया है, तो ये प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से है, तो ये इररिलेवेंट है। तो सेक्शन 22 का पहला पैरा और सेक्शन 24 जो पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम था हमारा 1872 का, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एक नया शब्द जोड़ा गया है, प्रपीड़न। प्रपीड़न शब्द एविडेंस एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 में प्रपीड़न की डेफिनेशन दी गई है। अब जो सेक्शन 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अपवाद जो था वो सेक्शन 28 में दिया गया था। सेक्शन 28 क्या कहता था, जब ऐसी उत्पीड़ना, धमकी या वचन का प्रभाव पूर्णतः अभियुक्त के मन से दूर हो जाता है, तो वह फिर कन्फेशन जो है वो रिलेवेंट माना जाएगा। अब इस सेक्शन 28 में आप वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 22 का जो प्रोविजो है, उस प्रोविजो में सेक्शन 28 जोड़ा गया है। 22 के प्रोविजो में परंतु में सेक्शन 28 रख दिया गया है उठा के। सेक्शन 28 क्या कहता था आपका कि भैया उत्पीड़ना, धमकी या वचन से जो प्रभाव कारित हुआ था अभियुक्त के ऊपर, उसका प्रभाव पूर्णतः दूर हो जाता है, तो ऐसा कन्फेशन दंडिक कार्रवाइयों में सुसंगत माना जाएगा। सुसंगत है वो, लेकिन क्या वर्डिंग थी, पूर्णतः दूर हो जाना चाहिए। ऐसी धमकी या वचन या मोटिवेशन का कोई भी चिन्ह शेष नहीं रहना चाहिए। अब जो 22 वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रोविजो है, सेक्शन 22 का प्रोविजो, उसमें प्रपीड़न शब्द और जोड़ दिया गया है। वो क्या कहता है, परंतु यदि कन्फेशन ऐसी मोटिवेशन, धमकी, प्रपीड़न या वचन से जो पैदा हुआ था वह अगर पूर्णतः दूर हो गया है, पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात अगर वो कन्फेशन किया गया है, तो वह रिलेवेंट है। पूर्णतः यानी पूरी तरह वो व्यक्ति फ्री हो जाए। तो यहाँ न्यायालय का क्या दायित्व है, न्यायालय को देखना चाहिए भैया जब पुलिस की कस्टडी में से आया है तो उसको नॉर्मल होने के लिए समय देना चाहिए। कई बार कोर्ट क्या करता है, उसको जुडिशियल कस्टडी भेज देता है पुलिस की कस्टडी से हटा के कि भाई पुलिस का कोई दबाव भय तो नहीं है इसके ऊपर,
कोर्ट को ये देख लेना चाहिए कि इसकी मारपीट तो नहीं की गई है, इसको धमकाया तो नहीं गया है। तो वो सब चीज़ों पर कोर्ट को अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए। तो जो हम सेक्शन 164 पढ़ते थे दंड प्रक्रिया संहिता में, तो वहाँ न्यायिक संस्वीकृति के बारे में बताया गया है। वहाँ न्यायालय का दायित्व था कि वह अभियुक्त को चेतावनी देगा कि भैया आप ऐसा कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है, यदि आप ऐसा कन्फेशन करते हैं तो यह आपके खिलाफ यूज में लाया जाएगा, इसके आधार पर सजा हो सकती है आपको। और कोर्ट यह पूरी संतुष्टि कर लेगा कि भाई ये इसने स्वेच्छा से बिना किसी भय दबाव या प्रलोभन के की है, और कोर्ट उसके नीचे एक मेमोरेंडम भी लिखता है कि मैं मजिस्ट्रेट फलां फलां इस बात से संतुष्ट हो गया हूँ कि भाई अभियुक्त ने बिना किसी भय दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छा से संस्वीकृति की है। वो ज्ञापन लिखेगा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये सेक्शन 22 का पहला पैरा और आपका सेक्शन 28 का जो सेक्शन 28 पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में था वह सेक्शन 22 के प्रोविजो में आ गया है। अब आता है आपका जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 29 जो थी वो सेक्शन 22 के तीसरे लास्ट प्रोविजो में डाल दी गई है। सेक्शन 29 क्या कहता था भाई? सेक्शन 29 के अंतः सुसंगत संस्वीकृति अगर गुप्त रखने के वचन के कारण ली गई है, आदि वचन आदि के कारण ली गई है, तो वो विसंगत नहीं होगी। तो जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं प्रोविजो को, तो लगभग सेम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो सेक्शन 29 क्या कहता था कि अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का गुप्त रखने के वचन आदि कारण विसंगत ना हो जाना। यही आपका सेक्शन 22 वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रोविजो भी कहता है। यदि ऐसी संस्वीकृति अंतर सुसंगत है तो केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के कारण ली गई है, या अभियुक्त को धोखा देकर ली गई है, या वह नशे में था तब ली गई थी, या ऐसे प्रश्नों के उत्तर में दी गई है जिनका उत्तर उसको देना जरूरी नहीं था, या केवल कि उसको चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है, तो भी वह रिलेवेंट मानी जा सकेगी। और उसको ये चेतावनी नहीं दी गई थी कि उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती। अगर कन्फेशन के सारे आधार पूरे हो रहे हैं तो केवल इन आधारों के कारण ही वह इररिलेवेंट नहीं मानी जाएगी, अगर अदरवाइज वह कन्फेशन रिलेवेंट है। सेक्शन 29 क्या कह रहा है? गुप्त रखने के कारण है, या धोखा देकर ली गई है, या नशे में ली गई है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में जिनका उत्तर देने के लिए देना उसके जरूरी नहीं था, या उसको ये चेतावनी नहीं दी गई कि भैया तुम्हारे खिलाफ एविडेंस में दी जा सकती है, तो ये इररिलेवेंट नहीं होगी यदि अदरवाइज ये रिलेवेंट है। तो जो सेक्शन 29 जो हमारा है, इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण केस लॉ है एम्परर वर्सेस जमुना AIR 1947 पटना 305। उसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने यह कहा कि भाई जो सेक्शन 29 है वह यह एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में बात करता है, न्यायिकेतर संस्वीकृति के बारे में बात करता है। मान लीजिए न्यायालय से बाहर यदि उसने किसी के सामने कन्फेशन कर लिया और वो शराब पिए हुए था, तो उस कन्फेशन को यहाँ रिलेवेंट माना जा सकता है अगर कोर्ट के सामने ये तथ्य स्थापित होता है कि नहीं, ये कन्फेशन इसने जो किया ये सही है, भले ही नशे में था, या उसको धोखा देकर अगर किसी ने कन्फेशन लिया है, भरोसे में लेकर किसी व्यक्ति ने कन्फेशन ले लिया है, तो भी उसको मान्य किया जा सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, वह व्यक्ति पराधिकारवान व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? यह सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 22 का अंतिम प्रोविजो न्यायिकेतर संस्वीकृति के बारे में बात करता है। यदि संस्वीकृति के बाकी सभी आधार सही हैं तो केवल सेक्शन 29 में वह कन्फेशन लिया गया है, मत होने पर, धोखा देकर, प्रवंचना करके, भरोसे में लेकर, या ऐसे प्रश्नों के उत्तर जिसको उत्तर देना जरूरी नहीं था, या उसको चेतावनी नहीं दी गई है, तो ये कन्फेशन डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। इस कन्फेशन पर कोर्ट कार्रवाई
कर सकता है, उसको रिलेवेंट मान सकता है और उसको सज़ा दी जा सकती है। तो मित्रों, ये हमारा वर्तमान भारतीय साक्षरता नियम 2023 का सेक्शन 22 कंप्लीट हुआ। आपको ये ध्यान रखना है कि पुराना साक्षरता नियम जो हमारा था उसका 24, 28 और 29 सेक्शन 22 में ही समाहित कर दिया गया है। आपने बड़ा धैर्यपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, मेरे वीडियोज आपको मिलते रहें। मेरा यह पूर्ण प्रयास होगा कि आपको सरल शब्दों में, आपकी भाषा में भारतीय साक्षरता नियम को समझाने का मैं सदैव प्रयास करता रहूँगा। तो आपको अंत में केवल इतना ध्यान रखना है कि भैया किसी ने मोटिवेशन दिया है, धमकी दी है, वचन दिया है, प्रपीड़न किया है और ऐसा प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से है और मुलजिम को क्या लग रहा है कि भैया वो फ़ायदा ले लेगा उससे कोई संसार में, ऐसा नहीं ऊपर जाकर संसार में कोई फ़ायदा उसको मिल जाएगा, ऊपर उसके पुण्य बन जाएंगे, ये नहीं। चित्रगुप्त के बही खाते में उसके पुण्य लिख दिए जाएंगे अगर वो स्वीकार कर लेता है, वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। संसार में कोई उसको फ़ायदा मिलने वाला है, उसके उस आरोप के बारे में, अन्य कार्रवाइयों के बारे में, और न्यायालय की ये ओपिनियन है कि नहीं ये फ़ायदा उठाएगा भैया, मोटिवेशन है, तो उसको फिर कोर्ट इररिलेवेंट मानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।